जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 12 के वीकली टेस्ट जो आप लोगों का 31 तारीख को होने वाला है उसके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग का। इसमें है आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेंगे। यानी एक ही वीडियो में आपका सारा का सारा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों का डाउट रहता है कि बुक में जो क्वेश्चन होता है वो आप लोग क्वेश्चन बैंक में ढूंढ नहीं पाते हो, तो बुक हम लोग बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। बुक में जो जो सवाल है आपका उसी उसी सवाल को देखेंगे। बाकी के जो एक्स्ट्रा सवाल होगा वो हम आपको टिक आउट कर देंगे कि बाबू ये आपका एक्स्ट्रा सवाल है, ये आपकी मर्जी है, आप इसको करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। लेकिन जो बुक में सवाल होगा और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं बता दूंगा। तो कुल मिलाकर वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बस ज़्यादा नहीं है, 10 ठो जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव पे आ जाएंगे। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई है। यानी कि कुल मतलब समझ रहे हैं, वो टोटल वाला कुल बात नहीं बोल रहा है, ये कुल दूसरा है, ठीक है। कुल किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये परिवार के लिए। कुल किसके लिए प्रयोग किया गया, परिवार के लिए, है ना। चलिए, बोलता है ना झगड़ा लड़ाई में जाओ अपने कुल परिवार को लेकर आओ, सबको देख लेंगे, तो वही होता है कुल। कुल मतलब टोटल नहीं, परिवार को ही कुल कहा जाता है। महाभारत की रचना किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। तो वेद व्यास जी ने किया था। महाभारत की रचना किसने किया था, वेद व्यास जी ने कहा किया था। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला। तो महाभारत का जो युद्ध चला कुरुक्षेत्र में वो लगभग चला था 14 नहीं 18 दिनों तक चला था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है। तो सभी जो है पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा था, पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की जो माँ थी ना वो गांधारी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में, कह रहा है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की जो रचना हुई थी वो हुई थी संस्कृत भाषा में हुई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद का नाम आपको बताना है, ये अच्छा सवाल है। ये सवाल हो जाएगा इसका रज़्मनामा। क्या हो जाएगा, रज़्मनामा। नेक्स्ट सवाल है हमारा मिर्च कटिकम का लेखक का नाम आपको बतानी है। तो मिर्च कटिकम का जो लेखक है वो है आपका शूद्रक। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो अभी हम लोगों ने 11 सवाल देख लिया ऑब्जेक्टिव का। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की ओर। और सब्जेक्टिव में सबसे पहले ऐसे सवालों को देखेंगे जो आपके बुक से रिलेटेड होगा। आपके बुक में सबसे अच्छा सवाल ये वाला जो है आपके बुक से ही लिया गया है कि स्पष्ट कीजिए विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होंगी। ये सवाल आपके बुक में है बिल्कुल। तो आप लोग ये सवाल अच्छे से याद कर सकते हो फॉर फाइनल एग्जाम एंड वीकली टेस्ट के लिए। पितृवंशिकता का आशय वंश परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र इत्यादि में चलती है। विशिष्ट परिवारों में वस्तुतः शासक एवं संपन्न परिवार शामिल थे। ऐसे परिवार की पितृवंशिकता निम्नलिखित 2 कारणों से महत्वपूर्ण रही होंगी, ठीक है। पहला कारण दिया गया है वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु धर्म सूत्रों की मानो तो वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाते हैं, अतः सभी परिवार की कामना पुत्र प्राप्ति की थी। यह तथ्य ऋग्वेद के मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है। इसमें पिता अपने पुत्री के विवाह के समय इंद्र से उसके लिए पुत्र की कामना करता है, ठीक है।
नेक्स्ट अब जो पॉइंट दिया गया था, उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचने हेतु विशिष्ट परिवारों के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बाद उत्तराधिकारी को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा हो। राज्य परिवारों में तो उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी भी शामिल थी, अतः पुत्र न होने पर अनावश्यक विवाद होता था। ठीक है, ये 2 पॉइंट था, इसको आप लोग नोट कर लेना। अगला सवाल जो है, ये भी सवाल आपके बुक से लिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम एंड वीकली टेस्ट के लिए। क्या आरंभिक राज्यों में शासक अनिश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी और आपके वीकली टेस्ट के लिए भी। आंसर में आपको लिखना है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज की रक्षा का दायित्व और शासक बनने का अधिकार क्षत्रियों के पास था, परंतु हम देखते हैं कि आरंभिक राज्यों में सभी शासक क्षत्रिय वंश से नहीं थे। बहुत से गैर क्षत्रिय शासक वंशों का भी पता चलता है। उदाहरण के लिए वैनसोंग के समय उज्जैन महाबलेश्वरपुर के शासक ब्राह्मण थे। चंद्रगुप्त मौर्य को भी ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र बताया गया, जबकि बौद्ध ग्रंथों में उसे क्षत्रिय मानते थे। मौर्य वंश के बाद शुंग व कण्व ब्राह्मण शासक बने। गुप्त वंश के शासक तथा हर्षवर्धन भी संभवतः वैश्य थे। इनके अतिरिक्त प्राचीन काल में बाहर से आने वाले बहुत से आक्रमणकारी शासक भी क्षत्रिय नहीं थे। दक्कन भारत के सातवाहन शासक भी स्वयं को ब्राह्मण कहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि आरंभिक राज्यों में अधिकांशतः शासक क्षत्रिय होते थे, परंतु सभी शासक क्षत्रिय नहीं होते थे। तो ये तो हो गया इसका आंसर, और ये भी सवाल काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद जो बुक से लिया गया सवाल जो इम्पॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि क्या ये संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? ये सवाल भी आपके किताब में है, आपके बुक में है, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो महाभारत के रचनाकार के विषय में भी इतिहासकार एकमत नहीं है। जन रीतियों के अनुसार महर्षि व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश जी से लिखवाया था, परंतु आधुनिक विद्वानों का विचार है कि इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं हुई है। वर्तमान में इस ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक हैं, लेकिन शुरू में इसमें मात्र 8800 श्लोक ही थे। ठीक है, यही विवाद का कारण बन गया। दीर्घ काल में रचे गए इन श्लोकों की रचयिता कोई एक लेखक नहीं हो सकता। विजयों का व्याख्यान करने वाली ये कथा परंपरा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रही। इतिहासकारों का अनुमान है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इस कथा परंपरा को ब्राह्मण लेखकों ने अपनाकर इसे और विस्तार दिया, साथ ही इसे लिखित रूप भी दिया। यही वह समय था जब उत्तर भारत में क्षेत्रीय राज्यों और राजतंत्रों का उदय हो रहा था। कुरु और पंचाल, जो महाभारत कथा के केंद्र बिंदु हैं, भी छोटे सरदारी राज्यों से बड़े राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। संभवतः इन्हीं नई परिस्थितियों में महाभारत की कथा में कुछ नए अंश शामिल हुए। यह भी संभव, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह भी संभव है कि नए राजा अपने इतिहास को नियमित रूप से लिखवाना चाहते हों, अतः ऐसा मानना कि महाभारत एक ही रचयिता था संभव प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके बुक में परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो ये सवाल है कि आरंभिक समाज में स्त्री पुरुषों के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी? कारण सहित उत्तर दीजिए। ये भी सवाल अच्छा है, देख लेते हैं इसके आंसर को भी, कि आरंभिक समाजों में स्त्री पुरुष के संबंधों में अनेक विषमताएं थी। हालांकि स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, विशेषकर पुत्रों को जन्म देने वाली माता के प्रति परिजन अधिक स्नेह अभिव्यक्त करते थे। मतलब जो लेडीज़ पुत्र को जन्म देती थी उनका इज्जत ज़्यादा होता था, जो लेडीज़ पुत्री को जन्म देती थी उनका इज्जत कम होता था। जिसकी कोख में अधिक सुंदर, सुशील, वीर, सद्गुण संपन्न विद्वान पुत्र पैदा होते थे, समाज में उस स्त्री को निसंदेह अधिक सम्मान से देखा जाता था। मतलब जिसका बेटा होगा और वो सुंदर होगा तो वो और अधिक, मतलब कि उसकी इज्जत समाज में बढ़ जाती थी। समाज में पितृ सत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था। पितृवंशिकता को ही सभी वर्गों और जातियों में अपनाया जाता था। कुछ विद्वान और इतिहासकार सातवाहनों को
इसका अपवाद मानते हैं। उनके अनुसार सातवाहनों में मातृवंशिकता थी क्योंकि इनके राजाओं के नाम के साथ माता के नाम जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। उपनिषद भी समाज में स्त्री पुरुषों के अच्छे संबंधों के प्रमाण देते हैं। समाज में विवाहिता स्त्रियां अपने पति को सम्मान देती थी और वे प्रायः उनके गोत्र के साथ जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं करती थी। कुछ इस प्रकार महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने से ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा अपने शुभचिंतकों का सम्मान करोगे। जो पुरुष अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह पुरुष ही राज्य की देखभाल कर सकता है। लालच और क्रोध एक बुरी बला है, किंतु दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, फलतः उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आरंभिक समाज में लैंगिक असमानता प्रचलित थी। तो ये था 4 सवाल ऐसे जो आपके बुक से लिए गए थे और इम्पॉर्टेंट थे। अब हम कुछ ऐसे सवालों को आपके सामने लाएंगे जो आपके बुक में तो नहीं है लेकिन मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट सवाल है। आप चाहें तो उसको फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सवाल देखिए, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये सवाल आपके बुक में तो नहीं है लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर में है, तो आप इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हो आप अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो इसको मैं पढ़कर तो नहीं सुनाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप वीडियोज़ रोक करके भी लिख सकते हैं या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि ये जो सवाल है महाभारत का महत्व पर प्रकाश डालिए, ये आपके बुक में तो नहीं है लेकिन आपके मॉडल प्रश्न पत्र और आपके क्वेश्चन बैंक में सम्मिलित है। नेक्स्ट जो सवाल है, मनुस्मृति में वर्णित चांडालों का वर्णन कीजिए। ये भी सवाल आपके बुक में तो नहीं मिलेगा लेकिन आपके मॉडल प्रश्न पत्र और आपके क्वेश्चन बैंक में सम्मिलित है। तो आप चाहो तो आप इसका भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लगा दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसका आंसर को नोट कर सकते हो। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और साथ ही साथ यदि आप अपनी व्हाट्सएप ग्रुप या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।